स्वागत है दोस्तों आप सभी का डिजिटल मैथ्स क्रांति में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन। दोस्तों इस एक्सरसाइज के अंदर हमें क्या करना है, एक तो हमें द्विघात बहुपद की पहचान करनी है कि दिया गया जो बहुपद है वो द्विघात बहुपद है या नहीं है। दूसरा हमें एक द्विघात समीकरण दे रखी होगी और उस द्विघात समीकरण के हमें गुणनखंड ज्ञात करने होंगे। तो करते हैं स्टार्ट। टॉपिक शुरू करने से पहले आपको बता दूं दोस्तों, बहुपदों का विभाजन सत्र 2020-21 के लिए सिलेबस से हटा दिया गया है, तो इसलिए एक्सरसाइज 3.2 भी हमारे सिलेबस से बाहर हो गई है। तो इसलिए मैं एक्सरसाइज 3.1 के बाद डायरेक्ट अब एक्सरसाइज 3.3 पे आ गया हूँ। तो इस एक्सरसाइज के अंदर हमने बात की कि एक तो हमें द्विघात बहुपद का पता लगाना होगा कि द्विघात बहुपद है या नहीं है। द्विघात बहुपद, कोई बहुपद दिया होगा उसकी हमें जांच करके ये पता लगाना होगा कि वो द्विघात बहुपद है अथवा नहीं है। तो इसकी पहचान दोस्तों क्या होती है, इसका अगर द्विघात बहुपद के मानक रूप की बात करें, द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है दोस्तों, इसका मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c, ये आपका मानक रूप होता है। यानी कि इसके अंदर देखा जाए तो x की जो अधिकतम घात होती है वो 2 होती है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि यानी कि जो x² का गुणांक हमारे पास है उसका जो गुणांक a दे रखा है वो a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही a का मान 0 हो गया तो x² का स्टेप यहाँ से गायब हो जाएगा। तो फिर ये द्विघात बहुपद न रह करके bx प्लस c यानी कि एक रैखिक बहुपद रह जाएगा। बहुपद और समीकरण के अंदर डिफरेंस क्या है दोस्तों, अगर मैं द्विघात समीकरण यहाँ पे लिखूँ, द्विघात समीकरण, अब इसमें क्या डिफरेंस रहेगा, बहुपद आपका होता है ax² bx प्लस c, यहाँ पे इक्वल टू में इक्वल टू का साइन आ जाएगा और इधर 0 आप मान सकते हो, यानी कि ये आपका द्विघात समीकरण का मानक रूप हो गया। अब सबसे पहली बात कि हमें द्विघात बहुपद का पता लगाना होगा कि दिया गया बहुपद द्विघात बहुपद है या नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या ध्यान रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो भी बहुपद हमें दिया गया है उस बहुपद के अंदर जो आपका वेरिएबल है, यानी कि जो भी चर है, चर x हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, उस x की जो घात है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, कि घात जो है वो यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मान सकते हो आप, या धनात्मक हो, ये बात एक तो होनी चाहिए। ये तो हमें वैसे भी लागू होती है कि कोई भी बहुपद तभी बनता है जब उसकी चर की घात जो है वो पॉजिटिव होती है, तो ये द्विघात बहुपद के लिए भी लागू होगा। दूसरी बात कि इसमें x² का जो आपके पास बहुपद दिया है उसमें चर की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, चर की अधिकतम घात जो है वो 2 होनी चाहिए, तभी वो द्विघात बहुपद कहलाएगा।
अगर अधिकतम घात 3 हो गई तो वो द्विघात बहुपद ना रह करके वो 3 है तो त्रिघात बहुपद हो जाएगा। ये दो सिंपल सी बातें हैं। तो ये तो हम द्विघात बहुपद का पता लगाने के लिए इससे पता लगा लेंगे। और उसके बाद आती है बात द्विघात समीकरण की। अब द्विघात समीकरण को हल करने की बहुत सारी विधियां हैं जो कि मैंने आपको पहले वाली वीडियो के अंदर भी बताई हैं। और इस एक्सरसाइज के अंदर जो अपने यूज करेंगे वो पहले वाली वीडियो के अंदर जो मैंने विधि आपको बताई थी उसी विधि से ही करेंगे, यानी कि गुणनखंड विधि कहते हैं उसको, या आप उसको मध्यपद विभाजन भी कह सकते हो। गुणनखंड या आप उसका मध्यपद विभाजन भी कह सकते हो, मध्यपद विभाजन। इस विधि का प्रयोग करके हम गुणनखंड जो है वो ज्ञात करेंगे। तो बिना समय गवाए चलते हैं अपने सवाल की तरफ। तो यहाँ हमें पहले सवाल के अंदर दिया है कि निम्नलिखित समीकरणों की जांच कर बताइए कि क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं। x प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू x प्लस 2 x माइनस 2। तो यहाँ सबसे पहले दोस्तों हमें इन ब्रैकेट को सॉल्व करके इसे लिखते हैं। जैसे x का मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर और फिर x, इसका मल्टीप्लाई इससे किया और फिर इससे किया, और फिर ये आ गया आपका 8 इक्वल टू, यहाँ ऐसे ही x का मल्टीप्लाई करेंगे। x का मल्टीप्लाई किससे होगा? पूरे x माइनस 2 से, और फिर प्लस 2 का मल्टीप्लाई होगा पूरे आपके x माइनस 2 से। यहाँ दोस्तों आप एक दो स्टेप जो है वो अगर फालतू भी लिख देते हैं तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन में हमारे से गलती नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस का 2x, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ भी करेंगे, ये आएगा 2x माइनस 4। अब यहाँ पे अब जितने भी सारे टर्म्स अपने पास आ गए इन सारों को एक साइड में लेके जाते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट साइड वालों को जब लेफ्ट में लेके जाएंगे तो उनके जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं। टू एक्स और प्लस का 4 इक्वल टू 0। अब इसमें जो जो कैंसिल आउट हो रहे हैं वो आप कैंसिल कर सकते हो। जैसे ये माइनस का 2x इससे कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया, और यहाँ पे क्या बचा? और x बचा, 8 बचा और 4 बचा। तो ये आपका आ गया x और 8 और 4 हो गए 12 इक्वल टू 0। तो इसके अंदर दोस्तों हमने ये देखा कि ये जो हमारे पास समीकरण आई उस समीकरण में देखो एक्स स्क्वायर का जो पद है वो गायब है। तो ये एक रैखिक समीकरण का उदाहरण है। इसका मतलब ये एक द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, यह एक रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण है जिसमें x की घात अधिकतम 1 होती है दोस्तों, उसका नाम रैखिक समीकरण होता है। जिसमें 2 घात होती है उसको द्विघात समीकरण बोलते हैं। ऐसे ही 3 घात वाले को त्रिघात समीकरण कहते हैं। अब उसके बाद हम बात करें इधर, यहीं कर देता हूँ सेकंड में हम देखेंगे कि इधर दे रखा है x प्लस 2 की पावर 3 x की पावर 3 माइनस 4। अब यहाँ पे आपको a प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला दोस्तों आना चाहिए। वो क्या होता है? a प्लस बी का होल क्यूब होता है a की क्यूब
प्लस 3ab ए प्लस बी प्लस बी की क्यूब, ये अपने पास इसका फॉर्मूला। तो इसके अकॉर्डिंग मैं इसको खोल देता हूँ। ये हो जाएगा एक्स की क्यूब प्लस 3, ए की जगह आपका है एक्स और बी की जगह है 2 और ब्रैकेट एक्स प्लस 2 और 2 की क्यूब और इधर है एक्स की क्यूब और माइनस का 4। अब यहाँ से आप इजीली देख पा रहे हो कि ये जो आपका एक्स की क्यूब है ये एक्स की क्यूब से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, ये हो गया 6x ब्रैकेट में x प्लस 2 और 2 की क्यूब का मतलब 8 और ये 4 को इधर ही ले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 4। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 6x² प्लस 12x और प्लस 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ आप देख सकते हो कि इसमें x² का टर्म आ रहा है, ये ax² प्लस bx प्लस c की कैटेगरी की ही समीकरण है। तो इसका मतलब ये एक द्विघात समीकरण है। इसी प्रकार से हमें पता लगाना होता है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट की बात करें तो यहाँ हमें दे रखा है x² प्लस 3x प्लस 1, x² प्लस 3x प्लस 1 और इधर इसका स्क्वायर खोलेंगे तो आएगा x² माइनस 2ab यानी कि 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 2 और आ जाएगा 2 की स्क्वायर। तो ये आ गया x² प्लस 3x प्लस 1, x² माइनस 4x और प्लस 4। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि x² का टर्म है वो कैंसिल हो जाएगा, सारों को इधर लेके आएंगे तो ये 3x और 7x आ जाएगा, 7x हो जाएगा और ये 4 भी इधर आएगा तो 1 माइनस होकर के माइनस का 3 बच गया। तो ये एक द्विघात बहुपद नहीं है। द्विघात समीकरण, क्योंकि इक्वल टू 0 लगा हुआ है तो उसको समीकरण बोलेंगे, द्विघात समीकरण नहीं है। नेक्स्ट इधर फोर्थ पार्ट की बात करें तो अब यहाँ पे दोस्तों आप इजीली देख पा रहे हो कि ये किस प्रकार से हमें दिया गया है, x 1/x प्लस x²। यहाँ अगर आप डायरेक्ट सीधा देखोगे तो आपको x² ऐसे लगेगा कि ये द्विघात बहुपद है, लेकिन दोस्तों ये 1/x दे रखा है, इसको ध्यान से देखो, ये क्या है, एक तरह से x की पावर -1, ये इस तरीके का आपको दे रखा है। तो यहाँ आपको मैंने बताया है कि x की जो घात है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, जो कि इस टर्म में नेगेटिव आ रही है, तो ये एक बहुपद की कैटेगरी में आता ही नहीं है। ठीक है, तो ये जब बहुपद ही नहीं है तो फिर द्विघात बहुपद की बात पैदा ही नहीं होती, तो ये द्विघात बहुपद नहीं है, द्विघात बहुपद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर दिया है कि गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित समीकरणों को हल करना है। सबसे पहले हमें इनके गुणनखंड निकालने होंगे, फिर x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है हमें 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो मध्यपद विभाजन विधि से आपको मैंने बताया था दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है, बाह्य जो पद हैं ये 3 और जो 2, इसका हमें क्या करना है, गुणा करना है। गुणा करने पे ये कितने आ रहे हैं, 2 का 3 से गुणा किया तो बने 6। अब हमें 6 के ऐसे टुकड़े ज्ञात करने हैं कि उसको जोड़ें या घटाएं, तब तो ये मध्यपद बनना चाहिए, 5 बनना चाहिए। तो हम जानते हैं कि 2 गुणा 3 जो है वो 6 होता है, और 2 और 3 को जोड़ें
यानी कि 2 और 3 का जोड़ हमारे पास 5 आ रहा है। तो इसका मतलब 2 और 3 जो है वो यहाँ पे काम आ जाएगा, यानी कि 5x को हम कैसे लिखेंगे, 2x और 3x में लिखेंगे। हालांकि 6 के टुकड़े और भी होते हैं, जैसे 1 × 6 है ना। तो आप चाहो तो इसको 1 × 6 में भी कर सकते हो, क्योंकि अब अगर 1 और 6 करेंगे तो यहाँ हमें क्या लेना है, अगर 2 और 3 करेंगे तो हमें यहाँ क्या लेना है। इन दोनों तरीक़ों से मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। जैसे पहले मैं ये टुकड़े लेके चलता हूँ। मेरे पास है 2x², मैंने लिखा 2x और 3x और प्लस का 3। अब यहाँ सोचने वाली बात दोस्तों, मैंने 2x और 3x के आगे निशान जो है वो नहीं लगाया है। वो निशान लगाने का लॉजिक है। देखो दोस्तों, अगर 2 और 3 को हम जोड़ते हैं, ऐड करते हैं तो 5 बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले इन दोनों में साइन देखो, 5, ये जो 5x दे रखा है इसका निशान क्या है, माइनस का। इन दोनों में जो भी बड़ा होगा उसके आगे ये निशान लगेगा जो 5 का माइनस का लगा हुआ है। तो जैसे 3 माइनस का है तो यहाँ मेरे को ये माइनस का करना पड़ेगा। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि 2 और 3 को, जब 2 और 3 को हम ऐड करेंगे तो 5 बनेगा। अब ऐड कैसे होगा, जब दोनों के साइन क्या होंगे, सेम होंगे, एक जैसे। तो इस 2x का साइन भी मेरे को क्या रखना पड़ेगा, माइनस ही रखना पड़ेगा। तभी तो ये माइनस का 2x और माइनस का 3x जुड़ करके माइनस का 5x बन जाएंगे। तो इस तरीके की इस गुण, यानी कि ये जो हमने टुकड़ा लिया, इस टुकड़े के आधार पे इस प्रकार से हमने इस द्विघात समीकरण को लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, इस पार्ट, पहले इन दोनों पार्ट में से कॉमन लूँगा और इसमें से कॉमन लूँगा। इस पहले वाले पार्ट में से मेरे पास कॉमन आ रहा है 2x, तो यहाँ बचा x - 1, और बाद वाले पार्ट में बचा 3, तो यहाँ भी आया x - 1। अब ये जो पार्ट हमारे पास आए, ये पार्ट हमेशा इक्वल आते हैं दोस्तों, एक जैसे ही आते हैं। इन दोनों में से फिर x - 1 को कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा 2x और माइनस का 3 = 0। अब दो बहुपदों का गुणनफल 0 कब होता है, या तो आपका x - 1 0 हो या फिर 2x - 3 0 है। x - 1 0 है तो x का मान 1 है, और अगर 2x - 3 0 है तो इसका मान, x का मान आपको मिल गया 3/2। तो ये दो आंसर हमें मिल गए, समझ गए। ये हमारे माइनस का 2x और ये टुकड़े लेने से आंसर आया। अभी इसी सवाल को मैं आपको 1 और 6 के टुकड़े लेकर के बताता हूँ कि इसको अगर मैं ये वाले इसके टुकड़े लेता, 1 और 6 लेता, तो इसको कैसे करते। तो हम लिखेंगे इसको, थोड़ा सा मैं यहाँ ऊपर से स्टार्ट कर देता हूँ कि 2x² माइनस का 5x प्लस का 3 = 0। 2x², अब मैं क्या लूँगा, 1 और 6 लूँगा, तो मैंने लिखा 1x और 6x और प्लस का 3 = 0। अब इन दोनों में निशान क्या लगाऊंगा, मैं यहाँ देखूँगा कि मेरे पास जो 5 है उस 5 का निशान क्या है, माइनस का। तो मेरा पहला काम ये रहेगा कि 1x और 6x में बड़ा कौन है, 6 है, तो 6 के आगे मैं लगाऊंगा माइनस का निशान। अब 6 के आगे मैंने माइनस के 6x हो गए। अब मैं ये मेरे को पता है कि 6 में से 1 को कम करने पे ही 5 बनेगा। तो 6 में से 1 कम करने का मतलब, अगर 6 का निशान माइनस का है तो 1 का निशान मेरे को अपोजिट रखना पड़ेगा। माइनस है तो इसका निशान मेरे को रखना पड़ेगा प्लस का, तभी तो 1 कम होगा और ये माइनस का 5x बच जाएगा। अब वही प्रोसेस यहाँ भी कि इस पहले दो में से हमने को कॉमन लेना है और इधर वाले में से हमें कॉमन लेना है। पहले में कॉमन क्या आ रहा है, पहले में कॉमन आ रहा है x, तो मैंने यहाँ x कॉमन लिया तो बचा 2x + 1, और बाद वाले में क्या कॉमन आ रहा है, बाद वाले में आएगा आपका 3, तो ये बचा आपका 2x
-1। अब यहाँ देखो दोस्तों, ये जो आपका टर्म आ रहा है, ये टर्म और ये टर्म दोनों बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए थे। यहाँ 2x + 1 आ रहा है, यहाँ 2x - 1 आ रहा है। इसका मतलब हमने जो 1 और 6 के जो टुकड़े लिए, ये वाले, ये हमने क्या लिए, गलत लिए। यानी कि इस तरीके से हम इसको कॉमन नहीं ले सकते। इसका रीज़न देखो आप, जब 2 का और 3 का आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, प्लस का 6x²। क्या बना, प्लस का 6x²। जब अंदर वालों दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बना, माइनस का 6x²। देखो ये दोनों सेम नहीं आ रहे, इसीलिए हमारे ये दोनों टर्म जो है वो सेम नहीं आए। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये प्रोसेस जो है वो सही नहीं है। तो हमें ये जो पहले वाले टुकड़े हैं यही काम में लेने हैं और यही हमारे आंसर है। समझ गए दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों आप कर लेना, उसके बाद मैं ये क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ता हूँ। तो यहाँ हमें दे रखा है √3x² + 10x + 7√3 = 0। तो सबसे पहले हमें यही देखना है यहाँ पे कि बाह्य पदों का जो गुणा है वो क्या बन रहा है। बाह्य पदों का गुणा हम करके देखें, 7√3 का जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √ कैंसिल हो करके ये आपका 3 बनेगा और मल्टीप्लाई में 7 है, यानी कि 21 मेरे पास आ गया, है ना। तो मेरे कहने का मतलब अब 27 जो मेरे पास आया, अब 27 के मैं ऐसे फैक्टर करूं कि उनको जोड़ूं या घटाऊं तो मेरे पास बीच में क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो हम जानते हैं कि 21 के जो फैक्टर हैं वो 3 × 7 हो सकते हैं। 3 × 7 = 21 होते हैं। 3 और 7 को जोड़ूं तो मेरे पास बीच में 10 बन रहा है। इसका मतलब अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि √3x² और यहाँ लिखा 3x 7x और प्लस का 7√3 = 0। अब निशान देखूं कि यहाँ पे मेरे पास जो प्लस का 10x, इसका निशान क्या है, प्लस। तो मुझे 3x और 7x में से जो बड़ा कोण है 7, इसके आगे लगाना पड़ेगा प्लस, ठीक है। और अब चूंकि मुझे दोनों को जोड़ना है तो दोनों के निशान जो है वो एक जैसे होने चाहिए। तो 3x का निशान भी मुझे प्लस ही रखना पड़ेगा, ये भी प्लस, ठीक है। तो ये मेरे पास अब बन के आ गया। अब मैं इसमें से कॉमन लूँगा, तो कॉमन क्या, यानी कि मेरे पास ये पहले 2 टर्म है इसमें से कॉमन और बाद वाले ये 2 टर्म है इसमें से कॉमन। तो पहले वाले में से मेरे पास कॉमन क्या रहा है, एक तो मेरे पास x आ रहा है, एक ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये जो बाद वाला 3 है उसको √3 × √3 भी अपने लिख सकते हैं। जैसे मैं अगर इसको लिख के दिखाऊं तो हम √3 को √3 मल्टीप्लाई √3x ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट जो है वो दोनों आपसे मल्टीप्लाई होंगे तो √ कैंसिल हो जाएगा। तो सुविधा के लिए अपने इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से कॉमन देखो, कॉमन क्या आ रहा है, एक तो √ आ रहा है, एक x आ रहा है। तो पहले वाले में तो x बचा, बाद वाले में से ये आपका √x कॉमन आ गया तो क्या बचा, √3 बचा। और इसमें से बाद वाले में से 7 कॉमन आया तो x + √3 आया। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दोनों टर्म आपके बिल्कुल एक जैसे, ये पार्ट इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ तक हमारा क्वेश्चन जो है वो सही है। अब इस जो कॉमन पार्ट है उसको हम फिर कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x + √3 को मैंने कॉमन लिया तो बचा √3x + 7 = 0। अब या तो x + √3 जो है वो 0 के बराबर आएगा, या फिर क्या होगा √3x + 7 जो है वो 0 के बराबर आएगा।
पहला अगर 0 के बराबर आया तो x का हमारा आया -√3, और दूसरे वाला अगर 0 के बराबर आया तो आएगा x बराबर -7/√3। तो ये दो आंसर हमारे पास आ गए। यहाँ नोट करने वाली बात है दोस्तों, अगर द्विघात समीकरण है तो आपके आंसर भी 2 ही आते हैं। अगर त्रिघात समीकरण होती तो उसके आंसर 3 आते हैं, रेखिक समीकरण होती तो उसका आंसर 1 आता है ना। इस प्रकार से हम और भी इसके क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर देखें तो सबसे पहले हमें जो ये समीकरण दी गई है उसको हमें एक सीधे फॉर्मेट में लेके आना होगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले मैं क्या करूं, इनका एलसीएम लूं, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक लूं। तो क्या बनेगा, जो लेफ्ट हैंड साइड में है x - 2 x - 1, इन दोनों का मेरे पास ये लघुत्तम आया। जब x - 2 का डिवाइड करेंगे तो x - 1 बचा, x - 1 को 1 से किया तो x - 1 ही आया। फिर x - 1 को इसमें डिवाइड किया तो ये कैंसिल हुआ, x - 2 बचा, x - 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2x - 4, और इधर 6/x आपको दे ही रखा है। ऊपर वाले को थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 3x - 5, और नीचे आपका ये है, इसको आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो यहीं पे। ये हो जाएगा x का मल्टीप्लाई एक बार तो होगा x - 1 से, फिर -2 का मल्टीप्लाई होगा x - 1 से, इधर 6/x आपका चल रहा है। नेक्स्ट हम बात करें, ये ऊपर तो आपका 3x - 5 बटा, इसको नीचे वाले को खोलें तो आ जाएगा x² - x, और माइनस का 2x प्लस का 2, और 6/x। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस x का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3x² माइनस का 5x, और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर इस पूरे को ऊपर ले जाके करेंगे तो एक बार इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, अगले स्टेप में कर देंगे। ये x², ये 2x, और ये माइनस के 3x बन गए, और प्लस का 2। अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ ऊपर करके अब गुणा कर लेता हूँ। ये हो जाएगा 3x² माइनस का 5x, 6x² माइनस का 18x, और प्लस का 12। अब सारों को एक तरफ ले आते हैं, ठीक है। इन सारों को मैं इधर ले जाता हूँ, इधर 0 रख देता हूँ। 6x² में से 3x² कम हो गए, माइनस के 18x में इधर x 5x प्लस के हो गए, और 12। ये आ गया आपका 3x² और माइनस के 13x और प्लस का 12 इक्वल टू 0। अब 0 इधर है, 0 को आप इधर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप पक्षांतरण करोगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, और फिर वापस कॉमन लेकर के कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, सेम ही आने वाला है। तो हम क्या करते हैं, 0 को इस तरफ ले लेते हैं। अब यहाँ पे ये आपकी सीधी द्विघात फॉर्मेट में आपकी समीकरण आ गई। अब यहाँ पे हमें वही करना है कि बाह्य पदों का जो है वो देखना है गुणा कितना आ रहा है। बाह्य पदों का गुणा 12 है, 36 आ गए, है ना। अब इस 36 के टुकड़े करके देखने हैं कि बीच में 13 बनना चाहिए। तो 12 के टुकड़े क्या इसके आ जाएंगे, एक तो देखो, एक तो यही हो गया 12 × 36, ठीक है। अब 12 और 3 में तो हमने जोड़ के देखा तो ये 15 बन रहा है, घटा के देखा तो 9 बन रहा है, जो कि 13 नहीं बन रहा, तो ये तो हमारे काम का है नहीं। और 36 के और टुकड़े कौन से होते हैं, एक होता है देखो 4 × 9 = 36, है ना। 4 और 9 को अगर ऐड करें तो हमारे पास 13 बन रहा है। इसका मतलब ये वाले जो टुकड़े हैं 4 और 9 वो हमारे काम के हैं। तो अब मैं इसको लिख लेता हूँ, 3x², एक तो लिख लूँगा 9x, और एक लिख लूँगा 4x और 12। अब इनके निशान, यहाँ पे मेरे पास 13 का जो निशान है 13x का माइनस में,
तो 4x और 9x में जो दोनों में बड़ा है उसके सामने मैं माइनस का निशान लगाऊंगा। ये मैंने लगा दिया 9 के सामने। अब दोनों को मुझे क्या करना है, ऐड करके ही 13 बनाने हैं। इसका मतलब 4 का निशान भी माइनस का रहेगा, तभी तो ये ऐड होके 13 बनेंगे। ठीक है। और माइनस का 9 और प्लस का 4x² मल्टीप्लाई होकर के प्लस का 36x² बनेगा, जो कि बाहर वाले 12 36x² के प्लस के इक्वल ही है। तो ये मेरे पास इससे के मैंने टुकड़े कर दिए। अब इनमें से मैं कॉमन ले लूँगा। तो पहले दो पार्ट में से और इनमें से कॉमन, पहले में से कॉमन क्या आ रहा है, 3x कॉमन आया तो बचा x - 3, और यहाँ से मैंने माइनस का 4 कॉमन लिया तो आया x - 3। ये दोनों सेम आ गए मेरे पास पार्ट, और इसको मैं फिर से x - 3 को कॉमन लूँगा तो ये आ जाएगा 3x - 4। अब वही है कि या तो x - 3 = 0 या फिर 3x - 4 = 0। अगर पहला 0 है तो x का मान 3, या अगर बाद वाला 0 है तो 3x = 4, तो x का मान 4/3। तो ये दो आंसर मेरे पास आ गए। इसी प्रकार से दोस्तों आप और भी इसके सवाल जो है बड़ी आसानी से कर सकते हो। आप करके देखना। अगर आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उसको आपको आंसर बता दूंगा। थैंक यू दोस्तों। इसी प्रकार और भी बेहतरीन वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल डिजिटल मैथ्स क्रांति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।